बिल्कुल। और आज हम आपके दिए गए स्रोतों के जरिए भारतीय संविधान के बनने की जो कहानी है उसकी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास ये जो नोट्स और लेख हैं, इनसे पता चलता है कि भाई कैसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार हुआ, स्टेप बाय स्टेप। और हमारा मकसद, देखिए मकसद बिल्कुल साफ है। इस पूरी कहानी को, इसके हर जरूरी मोड़ को एकदम आसान भाषा में मजेदार तरीके से समझना, और खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस रहेगा जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में आप जानते हैं बार बार पूछे जाते हैं। एकदम पीवाईक्यू स्मार्ट चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या मुश्किलें झेली और कैसे एक आजाद लोकतांत्रिक भारत की नींव डाली। और हाँ, इस चर्चा में हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत अहम है कि संविधान सिर्फ कोई नियमों की लिस्ट नहीं है। ये तो किसी भी देश की, आप कह सकते हैं, आत्मा होती है। उसकी उम्मीदें, उसके मूल्य सब इसमें झलकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं इस ऐतिहासिक सफर के बारे में। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि भाई ये संविधान चाहिए ही क्यों? क्या जरूरत है इसकी? हाँ, ये सवाल तो आता है। इसको समझने के लिए ना स्रोतों में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, बड़े भाई वाला। बड़े भाई वाला? अच्छा, हाँ। सोचिए, अगर घर में कोई नियम कानून ना हो तो क्या होगा? हो सकता है जो घर में बड़ा है, थोड़ा ताकतवर है, वो छोटों पर रौब जमाए, है ना? हाँ बिल्कुल, टीवी रिमोट छीन ले या कुछ और। बिल्कुल, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो देश भी कुछ ऐसा ही है। अगर कोई नियम, कोई संविधान ना हो तो सरकार या जो भी पावर में है वो मनमानी कर सकते हैं। आम आदमी के अधिकार कौन देखेगा? संविधान जो है वो रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज पक्का करता है कि भाई देश में सबसे ऊपर कानून है, सरकार भी उसके दायरे में है। सच कहें तो ये इंसानियत के सबसे बड़े आविष्कारों में से है। वाह, ये बड़े भाई वाली बात से तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। मतलब सबके लिए नियम बराबर। अच्छा, तो ये आइडिया कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, ये कहां से आया? कब शुरू हुआ ये सब? देखिए, इसकी सुगबुगाहट तो जैसे स्रोतों में है 1922 में ही महात्मा गांधी की बातों में थी, जब उन्होंने स्वराज और भारतीयों द्वारा अपना भविष्य तय करने की बात की। लेकिन अगर हम औपचारिक मांग की बात करें तो पहली बार ये आवाज उठाई 1934 में M.N. रॉय ने। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। और हाँ, एग्जाम्स के लिहाज से ये नाम और साल M.N. रॉय और 1934, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। M.N. रॉय 1934। जी ठीक है। फिर इसके ठीक बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली संविधान सभा की मांग रख दी। और फिर 1938 में नेहरू जी ने कांग्रेस की तरफ से कहा कि भाई आजाद भारत का संविधान बनेगा बिना किसी बाहरी दखल के, और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा से। तो भारतीयों ने तो अपनी मांग रख दी, लेकिन अंग्रेज, उनका क्या रिएक्शन था? मान गए क्या? अरे कहाँ, इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे वो। शुरू में तो बस टालमटोल चलती रही। फिर आया 1940 का ऑगस्ट ऑफर। उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो दबाव भी था। वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को। इसमें पहली बार कहा तो गया कि हाँ ठीक है, बना लेना संविधान। अच्छा, मतलब मान गए? नहीं, सैद्धांतिक रूप से माना, पर उसमें इतनी शर्तें थीं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया। ओह, फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे। इसने कहा कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे और संविधान सभा बना लेना। डोमिनियन स्टेटस मतलब पूरी आजादी नहीं? हाँ, वही, ब्रिटिश राज के अंडर ही स्वशासन। तो ये भी किसी को मंजूर नहीं था। कांग्रेस, लीग सब ने मना कर दिया। गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक कहा था। अच्छा। और इसी क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद ही एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका बन गई थी। समझ गया। मतलब काफी ड्रामा हुआ। तो आखिरकार वो कौन सा मिशन था जिससे बात बनी? संविधान सभा कैसे बनी फिर? सही पकड़ा। आखिर में बात बनी 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसका साल 1946 और इसके 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और अध्यक्ष भी, स्टैफर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाले, और A.V. अलेक्जेंडर। ये नाम एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ठीक है, 1946। जी। और इस मिशन की एक बड़ी बात ये थी कि इसने जो 2 देश बनाने की मांग थी पाकिस्तान की, उसे खारिज कर दिया
और एक संविधान सभा का प्रपोजल दिया जो पूरे भारत के लिए संविधान बनाएगी। अच्छा, तो ये प्लान चल गया। अब ये बताइए इसमें सीटें कितनी थी और चुनाव कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन ने तय की कुल 389 सीटें। ये नंबर 389 याद रखने वाला है। 389, ओके। इसमें से 296 सीटें थीं ब्रिटिश इंडिया की, मतलब जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, और 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ये ब्रेकडाउन भी जरूरी है। 389 टोटल, 296 ब्रिटिश इंडिया, 93 रियासतें। ये फिगर्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 296 और 93। हाँ, और इनका चुनाव? हाँ, ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थी उनका चुनाव डायरेक्ट जनता ने नहीं किया। वो अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, प्रोविंशियल असेंबलीज, उनके चुने हुए सदस्यों ने वोट डाला। और तरीका था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब PRSTV। सीटें बांटी गई लगभग आबादी के हिसाब से, करीब 10 लाख लोगों पर एक सीट, और 3 मेन कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख और जनरल, जिसमें बाकी सब आ गए। अच्छा, मुस्लिम, सिख और जनरल। और रियासतों का क्या? रियासतों को कहा गया कि वो अपनी 93 सीटों पर अपने प्रतिनिधि नॉमिनेट करके भेज दें। मनोनीत, समझ गया। तो चुनाव अप्रत्यक्ष थे और सीटें आबादी और कम्युनिटी के बेस पर। फिर जब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए तो क्या रहा रिजल्ट? कौन जीता? नतीजों में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, 208 सीटें। 208? वाह। हाँ। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और बाकी 15 सीटें छोटे ग्रुप्स और निर्दलियों को। ये कांग्रेस का नंबर 208। ये भी एक कॉमन PYQ है। ठीक है, लेकिन सब ठीक रहा? सब आ गए सभा में? नहीं, यही पेच था। मुस्लिम लीग ने नतीजों के बाद संविधान सभा का बॉयकॉट कर दिया। वो अलग पाकिस्तान पर अड़े हुए थे। और देसी रियासतें भी शुरू में थोड़ी दूर रहीं। वो देख रही थी कि ऊंट किस करवट बैठता है। ओह। हाँ, और फिर बाद में जब देश का बंटवारा हुआ तो सदस्यों की संख्या भी घट गई। 389 से रह गई 299। ये बंटवारे के बाद का नंबर 299, ये भी ध्यान रखने लायक है। 299 रह गए बंटवारे के बाद। ठीक है, तो चुनाव हो गए, सीटें तय हो गईं, कुछ आए कुछ नहीं आए। अब सभा ने काम कब शुरू किया? पहली मीटिंग वगैरह? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये तारीख 9 दिसंबर 1946, इसे तो बस रट लीजिए, एग्जाम्स में बहुत बार आई है। 9 दिसंबर 1946। हाँ। ओके। हाँ। क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया था तो इसमें सिर्फ 211 सदस्य ही शामिल हुए थे। उस दिन सभा के जो सबसे सीनियर मेंबर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है? जी। अच्छा। सबसे सीनियर को। जी। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सभा ने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई थी BN राव की। वो संवैधानिक सलाहकार, मतलब लीगल एडवाइजर बने सभा के। ये भी बहुत अहम पद था। BN राव, लीगल एडवाइजर, ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। वो क्या था? बहुत जिक्र होता है उसका। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये समझिए, ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये आने वाले संविधान की फिलॉसफी थी, उसकी आत्मा थी। इसमें भारत को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक बनाने का संकल्प था। सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात थी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी थी। वाह। इस पर काफी बहस हुई और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। ये दोनों डेट्स 13 दिसंबर 1946 पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 पास हुआ। और किसने पेश किया? नेहरू जी। ये सब पॉइंट्स एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। और इसका महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल का आधार तैयार किया, जो हमारे संविधान का आईना है। कमाल है। अच्छा, फिर 1947 में देश आजाद हुआ तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, उसका क्या असर पड़ा संविधान सभा पर? हाँ, उस एक्ट से 3 बड़े बदलाव आए। पहला और सबसे जरूरी कि सभा अब पूरी तरह सॉवरेन बन गई, संप्रभु। संप्रभु मतलब?
मतलब अब उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। वो चाहे तो ब्रिटिश संसद के बनाए किसी भी कानून को बदल सकती थी, खत्म कर सकती थी, पूरी पावर। अच्छा, अब अपने फैसले खुद ले सकती थी। बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ कि सभा अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, मतलब विधायिका। 2 काम एक साथ। हाँ, 2 काम। एक तो संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना, जब तक कि नई संसद न चुन ली जाए। और मजे की बात, जब सभा संविधान बनाने बैठती थी तो चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वो विधायिका के तौर पर कानून बनाने बैठती थी तो चेयरमैन होते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, ये नाम सुना है? हाँ, और यही जीवी मावलंकर बाद में आजाद भारत की पहली लोकसभा के पहले स्पीकर बने। ये फैक्ट भी एग्जाम फेवरेट है। क्या बात है, मतलब डबल रोल निभा रही थी सभा। बिल्कुल। ये डबल रोल 26 नवंबर 1949 तक चला, जब संविधान बन गया। ठीक है, और तीसरा बदलाव? आपने 3 कहे थे। तीसरा बदलाव बंटवारे से जुड़ा था। मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान वाले इलाकों से थे, वो सभा से हट गए तो सदस्यों की संख्या कम हो गई। जैसा हमने पहले बात की, 299 रह गई। ओके। तो सभा कानून भी बना रही थी, संविधान भी। इसके अलावा भी कुछ और बड़े काम किए हैं सभा ने। जी हाँ, कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। जैसे मई 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जारी रखने का फैसला किया, उसका अनुमोदन सभा ने किया। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया। ये तारीख 22 जुलाई 1947, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। 22 जुलाई 1947 तिरंगा। जरूर। और फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को अपनाया गया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। ये सारी तारीखें और फैसले सीधे सवाल बनते हैं। बाप रे, कितना काम था। अब ये इतना बड़ा काम संविधान बनाना, ये सब मैनेज कैसे हुआ? कुछ सिस्टम बनाया होगा ना शायद, कमिटीज वगैरह। एकदम सही। इतना विशाल काम था कि इसे बांटना जरूरी था। तो अलग अलग टॉपिक्स के लिए कई सारी कमिटीज बनाई गईं। स्रोतों के हिसाब से 8 मेजर कमिटीज थीं, मतलब प्रमुख समितियां, और कई सारी माइनर कमिटीज भी थीं। ये नंबर 8 मेजर कमिटीज का ये याद रख सकते हैं। 8 मेजर कमिटीज। जी। और इन सब में सबसे ज्यादा फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ये तारीख 29 अगस्त 1947, और इसके चेयरमैन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये तो शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से हैं। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी और डॉक्टर अम्बेडकर, ये तो बिल्कुल बेसिक है। उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। उनकी भूमिका बहुत ही केंद्रीय थी। अच्छा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा और कौन कौन थे? कुल कितने सदस्य थे? कभी कभी ये भी आ जाता है सवाल। हाँ, पूछ लेते हैं। इसमें चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। ये सातों नाम ध्यान में रखने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर तो थे ही, फिर थे N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव। इन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया था, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और TT कृष्णामाचारी। इन्होंने DP खेतान की जगह ली थी, जिनका देहांत हो गया था। 7 सदस्य: N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, TT कृष्णामाचारी। ओके जी। इनके अलावा जो दूसरी मेजर कमिटीज थी, उनके चेयरमैन भी पता होने चाहिए। जैसे नेहरू जी के पास थी यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सरदार पटेल के पास थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज वगैरह पर एडवाइजरी कमेटी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। ये मैचिंग वाले सवालों में अक्सर आते हैं। समझ गया। काफी सारी कमिटीज और उनके चेयरमैन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इन सब के इनपुट्स लेकर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट बनाया होगा। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा और खर्चा? ये आंकड़े भी बड़े फेमस हैं। हाँ, ये तो क्लासिक PYQ है। संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, बाप रे। जी हैं। और इस दौरान कुल 11 सत्र हुए संविधान सभा के, और खर्चा उस जमाने के हिसाब से लगभग 64 लाख रुपए। 64 लाख,
काफी बड़ी रकम थी तब तो ये जो ड्राफ्ट बना, इसे पास कैसे किया गया? कोई रीडिंग वगैरह हुई? हाँ, बिल्कुल। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश किया और देखिए कितनी अच्छी बात, इस पर आम लोगों से, अखबारों से, सबसे सुझाव मांगे गए। हाँ 8 महीने का टाइम दिया गया इसके लिए। हाँ 8 महीने जनता के सुझावों के लिए, वाह। हाँ, फिर उन सुझावों पर विचार करके फाइनल ड्राफ्ट डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को सभा में पेश किया। इसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। इसके बाद हुई सेकेंड रीडिंग, जो सबसे लंबी चली, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। इसमें क्लॉज बाय क्लॉज, शब्द शब्द पर बहस हुई, संशोधन पेश हुए, बहुत डिटेल में चर्चा हुई। फिर हुई थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 से। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि भाई जो संविधान सभा ने तय किया है उसे पास किया जाए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर 1949। बिल्कुल, 26 नवंबर 1949। इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव को पास कर दिया गया और भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अडॉप्टेड, अधिनियमित किया, इनैक्टेड, और खुद को सौंपा, गिव टू आवरसेल्व्स। ये शब्द प्रस्तावना में है। इसी दिन को हम आज संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं। ये तारीख 26 नवंबर 1949 गोल्डन डेट है, एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसी दिन सब लागू हो गया? नहीं, यहीं एक छोटा सा ट्विस्ट है। पूरा संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ। कुछ आर्टिकल्स जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद से जुड़े और कुछ और अस्थायी प्रावधान वो तुरंत लागू हो गए 26 नवंबर 1949 से ही, क्योंकि उनकी जरूरत थी देश चलाने के लिए। अच्छा, मतलब सिर्फ कुछ हिस्से ही लागू हुए 26 नवंबर को। इसीलिए हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 का क्या कनेक्शन है? एकदम सही पकड़ा। संविधान का जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा था वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को संविधान के कमेंसमेंट यानी पूरी तरह लागू होने का दिन माना जाता है। और इसी दिन भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बना। इसीलिए ये हमारा गणतंत्र दिवस है। और ये 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी? कोई खास वजह? हाँ, इसकी एक ऐतिहासिक वजह है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, और वहीं तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी, संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए। क्या बात है, मतलब तारीख के पीछे भी इतनी गहरी सोच थी। जी, तो ये दोनों तारीखें 26 नवंबर 1949 अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड और 26 जनवरी 1950 कमेंस्ड, और इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। लागू होने से 2 दिन पहले। हाँ, इसी दिन सदस्यों ने संविधान की ओरिजिनल कॉपियों पर साइन किए। कुल 284 सदस्यों ने साइन किए थे, जिनमें 15 महिलाएं भी थीं। ये नंबर्स 284 सदस्य, 15 महिला सदस्य, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। अद्भुत, कितना कुछ हुआ था उस दौर में। अच्छा, कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कोई खास व्यक्ति या कोई सिंबल वगैरह? हाँ, है ना, कुछ और पॉइंट जो अक्सर पूछे जाते हैं। संविधान सभा के सेक्रेटरी कौन थे? HVR आयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? SN मुखर्जी। अच्छा, सेक्रेटरी आयंगर, चीफ ड्राफ्ट्समैन मुखर्जी। जी, और जो मूल संविधान हाथ से लिखा गया वो किसने लिखा? अंग्रेजी वाला लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, बहुत खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वाह। और हिंदी वाला लिखा वसंत कृष्ण वैद्य ने। और उसे सजाया किसने? उसके पन्नों पर जो सुंदर चित्रकारी है वो शांति निकेतन के कलाकारों ने की, जिनमें मेन थे नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस, इनका नाम तो सुना है। हाँ, बहुत बड़े कलाकार थे। और संविधान सभा का सिंबल क्या था? हाथी। हाथी? अच्छा जी। और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, यूके से। और एक विद्वान है KC वेयर, जिन्होंने भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल यानी अर्धसंघीय कहा है,
क्योंकि इसमें फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी। ये सारे वन लाइनर के लिए परफेक्ट हैं। ये तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गए। अच्छा, ये तो हुई बनाने की कहानी, पर क्या संविधान सभा की कोई आलोचना भी हुई? कोई कमियां निकाली गई? हाँ देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो संविधान सभा की भी कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है, जिनके जवाब भी दिए जाते हैं, पर आलोचनाएं जानना भी जरूरी है। जैसे एक कहा जाता है कि ये पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे वयस्क मताधिकार से। हाँ, ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। जी। दूसरा कहा जाता है कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये तो ब्रिटिश सरकार के प्रपोजल पर बनी थी। हालांकि बाद में इंडिपेंडेंस एक्ट से ये सॉवरेन हो गई थी। कुछ कहते हैं कि इसने टाइम बहुत लिया, जरूरत से ज्यादा, टाइम कंज्यूमिंग, अमेरिका से भी ज्यादा। 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ, लगता तो है। फिर ये भी कहा जाता है कि इसमें कांग्रेस का दबदबा था, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, और इसमें वकील और नेता ही भरे पड़े थे। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, आम आदमी या बाकी प्रोफेशन के लोग कम थे। अच्छा, वकीलों का बोलबाला। हाँ, और कुछ ने तो इसे हिंदुओं का निकाय, डोमिनेटेड बाय हिंदूज भी कहा। लेकिन इन सब के जवाब भी हैं, जैसे भले ही चुनाव इनडायरेक्ट थे, पर कोशिश की गई कि हर वर्ग, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो। स्वतंत्रता के बाद ये पूरी तरह सॉवरेन थी। टाइम इसलिए लगा क्योंकि हर चीज पर बहुत बहस हुई, सहमति बनाने की कोशिश हुई, और संविधान बनाना है तो वकील तो होंगे ही। समझ गए। तो आलोचनाएं थीं, पर उनकी कॉन्टेक्स्ट और जवाब भी हैं। तो कुल मिलाकर ये थी हमारे संविधान के बनने की पूरी कहानी। वाकई एक जबरदस्त सफर था, चुनौतियों, बहसों और आखिर में एक संकल्प से भरा हुआ। हमने देखा कैसे मांगों, मिशनों और फिर एक समर्पित संविधान सभा के अथक परिश्रम से भारत का संविधान बना। हमने कोशिश की कि मुख्य घटनाओं, तारीखों, लोगों, कमिटीज को समझें और खास तौर पर वो पॉइंट्स हाईलाइट करें जो एग्जाम्स में, जैसे एसएससी सीजीएल में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है ये PYQ स्मार्ट अप्रोच काम आएगी। बिल्कुल। और आखिर में बस एक बात याद रखनी चाहिए कि संविधान कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। इसकी व्याख्याएं बदलती हैं, इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव होते हैं, लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो आज भी हमारे लोकतंत्र को रास्ता दिखाते हैं। संविधान सभा ने सिर्फ नियम नहीं बनाए थे, उन्होंने भविष्य के भारत का एक विजन तैयार किया था। सही कहा, लिविंग डॉक्यूमेंट। और सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि संविधान सभा के सामने जो चुनौतियां थीं, उस वक्त इतनी विविधता को संभालना, एकता बनाए रखना, सबको न्याय देना, क्या वो चुनौतियां आज भी किसी रूप में मौजूद है? और क्या उस वक्त के समाधान आज भी हमारे काम आ सकते हैं? इस पर सोचने से संविधान की समझ और गहरी होगी। बहुत बढ़िया सवाल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। उम्मीद है सबको जानकारी भरी और उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई